नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो पहला पेपर है भौतिक भूगोल, उसकी चर्चा करते हैं। और उसके अंतर्गत हमने पिछले लास्ट वीडियो में देखा था कि वैगनर के द्वारा जो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के लिए जो विस्थापन सिद्धांत दिया था उसकी चर्चा की थी। उसके बाद हमने वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिकी, उसका अध्ययन किया था। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी का समस्थिति, उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे कि ये जो आइसोस्टेलिटी है वो क्या होती है। और एरी जो हाइपोथेसिस है, एरी महोदय की विचार है समस्थिति के बारे में, वो क्या है उसकी डिटेल से हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानें कि ये जो हमारे सिलेबस के अंदर ये जो शब्द दिया गया है आइसोस्टैसी, ये है क्या? तो हिंदी में इसे कहते हैं भू संतुलन। यानी अब हम समझेंगे कि साहब ये भू संतुलन की हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो ये भौतिक भूगोल का एक चैप्टर है जिसमें हम भौतिक भूगोल के अंदर पृथ्वी के ऊपर जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झीलों का अध्ययन करते हैं। तो ये इस पृथ्वी के ऊपर इतने ऊंचे पर्वत, इतने गहरे समुद्र, पठार, ये किस प्रकार से टिके हुए हैं, किस प्रकार से इनके अंतर्गत बैलेंस है। एक तरफ हम देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट है जो 8,848 मीटर ऊंचा है, तो दूसरी ओर प्रशांत महासागर में बहुत गहरा गर्त है जिसे मैरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। वो लगभग 11,022 मीटर के करीब गहरा है। तो इतने नीचे स्थान और इतने ऊंचे स्थानों में बैलेंस क्या है, उसे ही हम आइसोस्टैसी कह रहे हैं, भू संतुलन कह रहे हैं। तो आइसोस्टैसी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे आइसोस्टेरियास से लिया गया है, जिसका अर्थ है संतुलन की स्थिति। आप जानते हैं और आपने ऐसा देखा भी होगा कि पर्वतों के बहुत से शिखर होते हैं, उनकी ऊंचाई भी अधिक होती है। इसी तरह पठार का ऊपरी भाग सपाट होता है। यानी जब हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि पर्वत उन्हें कहते हैं जिनके शिखर होते हैं, और पठार उन्हें कहते हैं जो ऊंचे हों पर ऊपर से सपाट हो, मेज की तरह दिखते हों। और मैदान समतल होते हैं। पठारों की ऊंचाई सामान्य जबकि मैदानों की बहुत कम होती है। इसके विपरीत समुद्र तलों और खाइयों की गहराई बहुत अधिक होती है। यानी हम सीधी सीधी भाषाओं में समझें तो ये कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो बड़ी स्थलाकृति हैं, जिसमें मैदान है, नदी, झील है, पर्वत और पठार है, तो इनके बैलेंस की चर्चा आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। इन उच्चावच मतलब पृथ्वी के ऊपर दिखाई देने वाली स्थलाकृतियाँ। इसमें उच्चावच से मतलब यहाँ ऊंचे स्थानों से ही नहीं है, इसमें सभी चीज हैं जिसमें पर्वत, पठार, मैदान और नदी। तो उच्चावचों की ऊंचाई में बहुत अंतर होता है। आप भी ये जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण कर रही है और उसने अपने विविध भूलक्षणों में बैलेंस बना रखा है। यानी पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है और साथ ही साथ सूरज की चारों ओर चक्कर लगा रही है, फिर भी उसके ऊपर जो ये उच्चावच हैं उसने उनको बैलेंस कर रखा है। अतः हमारी पृथ्वी को सम स्थिति की अवस्था में माना जाता है। उदाहरण के लिए हम मान लीजिए आप अपने दोनों हाथों में भिन्न भिन्न ऊंचाई, जैसे एक 5 इंच का है और दूसरा 15 इंच का है, वाले लंबट टुकड़े सीधे पकड़े हुए एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं। यानी मैं कहूँ कि अपनी हथेली पे 2 टुकड़े रख लो भाई, एक 5 इंच का हो और एक 15 इंच का हो, और अब आगे बढ़िए। तो गिरेंगे क्या? वो गिर भी सकते हैं और नहीं भी गिर सकते। क्या आपको अपने शरीर और उन 2 टुकड़ों के साथ सामंजस्य बिठाने में कोई कठिनाई होती है? निश्चित रूप से लंबे टुकड़े की अपेक्षा छोटे टुकड़े के साथ संतुलन बनाए रखना आसान है।
यानी हम देखेंगे कि जितना लंबा टुकड़ा होगा उसके गिरने की जो पॉसिबिलिटी है वो अधिक होगी, जबकि जो छोटा टुकड़ा है उसको हम आसानी से बैलेंस कर लेंगे। लेकिन अगर 2-3 इस प्रकार के टुकड़े आपकी हथेली पे रख दें तो उन्हें फिर बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा गुरुत्व केंद्र के कारण होता है। लंबे टुकड़े की तुलना में छोटे टुकड़े के साथ गुरुत्व केंद्र आपके हाथ के अधिक पास होगा। इस प्रकार से छोटे धरातलीय लक्षण जैसे मैदान ऊंचे पर्वतों की तुलना में अधिक स्थिर होंगे। यानी जो जितना नीचा होगा वो पृथ्वी के केंद्र के उतना करीब होगा, गुरुत्व के उसके पास होगा और उसका बैलेंस अच्छा होगा। तो हम जानते हैं कि पर्वत बहुत ऊंचे हैं और मैदान नीचे हैं, तो जो भाग नीचा है उसका गुरुत्व केंद्र नज़दीक है तो वो ज़्यादा स्थिर है और पर्वत है वो कम स्थिर है। अब ये जो आइसोस्टेसी है, भू संतुलन, जो हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 5-6 मिनट से, उसमें दो विद्वान हैं, एक है एरी महोदय और दूसरे हैं प्रॉट। आज की वीडियो में हम एरी महोदय की विचार जानेंगे और अगले वीडियो में हम प्रॉट महोदय की विचार जानेंगे। और यह क्वेश्चन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लगभग 100% आता है, जिसमें यह आएगा कि भू संतुलन के सिद्धांत के बारे में एरी और प्रॉट के विचारों का वर्णन कीजिए, या फिर एरी के विचारों का वर्णन कीजिए या फिर प्रॉट के विचारों का। तो भूवैज्ञानिक एरी ने कहा है कि जो पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के स्तंभ हैं, पर्वत, पठार और मैदान आदि के घनत्व को अगर हम एक समान मान लें कि सबका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो एक जैसा है, तो अतः उसने विभिन्न मोटाइयों के साथ एक समान घनत्व के विचार को सुझाया है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत हल्के पदार्थों से बनी है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको सियाल कहा गया है। यह नीचे की परत से कम घनत्व वाली है। नीचे की परत कौन सी है, वो है सीमा। ऊपर सियाल है और नीचे सीमा है। एरी ने माना कि सियोल से बनी भूपरपट्टी सीमा, जो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, नीचे की अधिक घनत्व वाली परत की ऊपर तैर रही है। यानी एरी कह रहे हैं कि दो परतें हैं, ये ऊपर की सियोल है और नीचे की सीमा है। तो एरी महोदय समझाना चाह रहे हैं कि जो ऊपर वाली है उसकी डेंसिटी कम है, नीचे वाले की डेंसिटी कम है, इसलिए ऊपर वाली परत नीचे वाली परत के ऊपर तैर रही है। भूपरपट्टी की परत का घनत्व एक समान है, जबकि इसके विभिन्न स्तंभों की ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए ये स्तंभ अपनी ऊंचाई के अनुपात में दुर्बलता मंडल में धंसे हुए हैं। इसी कारणवश इनकी जड़ें विकसित हो गई हैं और निचली गहराई में सीमा में विस्थापित हो गई हैं। इस चित्र को समझो। इसमें आप देख रहे हो कि जो सबसे ऊंचा है वो सबसे नीचा है और जो सबसे नीचा है वो अंदर गहराई में भी कम है। यानी एरी महोदय ये समझा रहे हैं कि जो डेंसिटी, घनत्व का अंतर है, उसमें जो पृथ्वी के ऊपर जो सर्वाधिक ऊंचे भाग हैं वो पृथ्वी के गहराई में सबसे नीचे तक गए हुए हैं। यानी वो इसको सिद्धांत को ये समझाना चाह रहे हैं, ये समान घनत्व की लकड़ी के टुकड़े हैं, इसके जरिए जल के स्तर में ये तैर रही हैं। कि जैसे हम बर्फ़ का उदाहरण लेते हैं कि जो बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है तो उसका एक भाग ऊपर नज़र आता है और 9 भाग नीचे नज़र आ रहे हैं। तो एरी महोदय ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी उच्चावच हैं वो जितने ऊंचे नज़र आ रहे हैं उनसे उनका 9 गुना भाग पृथ्वी के अंदर है। ऐसा कौन कह रहे हैं, एरी महोदय कह रहे हैं कि अगर हम माउंट एवरेस्ट को लें कि मोटा मोटा ये 8,848 मीटर है, तो इसको और 9 से गुणा कर दें कि इतनी गहराई में ये पृथ्वी के अंदर समाया हुआ है और उसकी वजह से ये बैलेंस है। यानी जो भाग जितना ऊपर है उसका 9 भाग उतने ही नीचे गहराई में है, तब जाके बैलेंस हो रहा है। ये एरी महोदय बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, वो कह रहे हैं कि जो भाग जितना ऊंचा है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं। तो ये पर्वत है और इसकी जड़ें गहरी हैं, जबकि सागर के नितल पर ये मैदान है तो इसकी जड़ें
कम गहरी हैं। पठार है तो इसकी जड़ें भी कम गहरी हैं। अपेक्षाकृत पर्वत की, तो ये पर्वत ऊंचा हिस्सा है तो जड़ें भी बहुत नीचाई तक गई हैं। ये भूसंतुलन की स्थिति है। इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर सारे उच्चावच बैलेंस किए हुए हैं एरी महोदय के अनुसार। इस अवधारणा को सिद्ध करने के लिए एरी ने विभिन्न आकारों के लकड़ी के टुकड़े लिए, उन्हें पानी में डुबो दिया, जो हमने इस चित्र में देखा है। सभी टुकड़े एक जैसे घनत्व के हैं। ये अपने आकार के अनुपात में भिन्न भिन्न गहराई तक पानी में डूबते हैं और इसी प्रकार से पृथ्वी के धरातल पर अधिक ऊंचाई वाले भूलक्षण उसी अनुपात में अधिक गहराई तक धंसे होते हैं, जबकि कम ऊंचाई वाले लक्षणों की जड़ें छोटी होती हैं और यह अधिक गहराई तक धंसी हुई जड़ें होती हैं और अधिक ऊंचाई वाले भूभागों को स्थिर रखे हुए हैं। यानी जो भाग जितना ऊंचा है पृथ्वी के अंदर उतना ही गहराई में समाया हुआ है। उनका विचार था कि भूभाग एक नाव की तरह है। मैग्मा वाले दुर्बलता मंडल पर आधे स्तर पर ये तैर रहे हैं। इस अवधारणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की जड़ 70,784 मीटर नीचे होगी। यानी वो कह रहे हैं कि 8,848 मीटर का जो हिस्सा है इसका और 8 गुना नीचे जमीन में दबा हुआ है। तो यह बात एरी महोदय की सच नहीं है। इसलिए उनके सिद्धांत की आलोचना हो गई कि जड़ का इतनी गहराई पर रहना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई पर विद्यमान उच्च तापमान के कारण सारे ही पदार्थ पिघल जाते हैं। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि जो सियाल है उसके नीचे जो सीमा है उसमें दुर्बलता मंडल है, और वो जो दुर्बलता मंडल है उसमें से ही ज्वालामुखी और जो भूकंप है वो आ रहे हैं। तो अगर इतनी गहराई पर, वो ज़्यादा गहराई पे नहीं है कि लगभग 2,500 से 3,000 मीटर की गहराई पर ही है, तो ये हिमालय इतना नीचे कहाँ चला गया। तो एरी महोदय का ये सिद्धांत जो पृथ्वी की आइसोस्टेसी के लिए उन्होंने दिया कि जो भाग जितना ऊंचा है वो भाग उतने ही गहराई में अंदर तक समाया हुआ है, उसके 8 गुने तक उसकी आगे चल के आलोचना हुई, पर उन्होंने आइसोस्टेसी के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। अगले वीडियो के अंतर्गत हम इसी आइसोस्टेसी का जो दूसरा पार्ट है जिसमें प्राट महोदय ने अपने विचार रखे हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी के उच्चावच हैं वो बैलेंस किए हुए हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। थैंक यू।